हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अलाइंस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स के एमसीक्यू, जो अभी आपको बहुत हेल्प करेगा। किस में बिहार एसटीईटी में, है ना। बिहार एसटीईटी एग्ज़ाम में अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है केवीएस पीजीटी कॉमर्स के लिए, या फिर और अगर आप कहीं से भी कोई सा भी एग्ज़ाम अगर कॉमर्स से रिलेटेड है और जहाँ भी एमसीक्यू बन सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, वो सब सारे एग्ज़ाम में आपकी बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। लाइक यूजीसी नेट जेआरएफ में भी आपकी क्या करने वाला है, बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम डेली बेसिस पे अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके हम क्या कहते हैं एमसीक्यू वाले, अपना लर्निंग, अपना एजुकेशन, अपना मतलब कितना आप सोच सकते हैं, कितना आपका तैयारी है, वो चेक कर सकते हैं। ठीक, तो हम डेली आपके बेसिस पे डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबी भी हो जाए, तो आपको क्या करना है, इसको ही करना है। और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, इसी पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर हम अपना प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करेंगे। 8027 इस पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, है ना। ठीक, फिर मैं आपको कॉमर्स के ग्रुप में ऐड कर लूँगा। चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए आज के क्वेश्चन कैसे हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम ऑफ इंटिटी कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, आपके नॉलेज लेवल चेक हो जाएंगे अभी अच्छे से, अकाउंटिंग क्वेश्चन कैसे और थ्योरेटिकल भी कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि इंटिटी या कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग, क्या कौन सा एक ऐसा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये हमने पढ़ रखा है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एग्जाम्पल तो 3 होते हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, लेकिन उसके अलावा भी जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है जो टोटल 11 है, उसमें से कौन सा चीज़ ये करता है। तो इसमें हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि क्या है, पढ़ लेते हैं। द ऑनर ऑफ द यूनिट एंड इट सेल्फ इज ऑन सेम, नहीं बिल्कुल गलत है। पहला यूनिट इंटिटी कन्वेंशन यही कहता है, बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट कहते हैं जिसको, इंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट जिसको बोलते हैं, वो ये कहता है कि ऑनर जो है वो अलग है एज, और ये भी क्या है, इंटिटी जो है सेपरेट होते हैं। तो ये सेकेंड पार्ट ही हमको आंसर मिल गया, तो डायरेक्ट इसमें हम टिक कर दे रहे हैं। ठीक, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर क्या हो गया आपका, बी। ऑनर जो है, ऑनर और वो दोनों जो है यूनिट जो है दोनों सेपरेट होते हैं, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग क्वेश्चन इज करेक्ट। कौन सा अकाउंटिंग क्वेश्चन करेक्ट है। सबसे पहले हम अकाउंटिंग क्वेश्चन लिख लेते हैं। एसेट इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब कौन मिल रहा है, लाइबिलिटीज माइनस ऑनर्स इक्विटी, है ना। पहला देख लीजिए, एसेट इक्वल टू ऑनर इक्विटी, गलत नहीं होगा। एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी वर्थ, बिल्कुल करेक्ट है ये, तो बी आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग कन्वेंशन स्टिपुलेट्स द डेट कंटीजेंट एसेट अपीयर एज ए फुट नोट इन द बैलेंस शीट। कौन सा कंसेप्ट ये कहता है कि कंटीजेंट लाइबिलिटी, कंटीजेंट एसेट हो या कंटीजेंट लाइबिलिटीज़, उसको फुट नोट पे हमको दिखाना था। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कंटीजेंट का मतलब क्या होता है। इसका अनसर्टेन अमाउंट होता है, और अनसर्टेन सर्टेनिटी नहीं होती कि कब इसका हमको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, अनसर्टेन अमाउंट ऑफ अनसर्टेन फीचर्स के साथ जो भी लाइबिलिटीज़ या जो भी एसेट बनते हैं उसको बोलते हैं कंटीजेंट। एसेट है तो एसेट है, लाइबिलिटीज़ है तो लाइबिलिटीज़। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल मैं बता सकता हूँ आपको कंटीजेंट एसेट का, कि सपोज डैट कोई एक ऐसा केस किसी ने आपसे कर दिया, आप पे कर दिया, है ना। अब इन फ्यूचर क्या है कि आप वो केस जीतने वालों लगभग तय है, तो ये आप इसको मान के चलो कि इतना हमसे उससे रिकवरी आ जाएगी। जस्ट अपोजिट हो जाएगा, किसी ने आप पे अगर केस कर दिया, ठीक,
और ये केस आप लूज़ करने वाले हो फ्यूचर में। इसके बदले में कंपनसेशन आपको दूसरी कंपनीज को कॉपीराइट से किसी भी तरह का कुछ भी हो सकता है, लीगल राइट्स वगैरह में किसी तरह की भी प्रॉब्लम आ सकती है ना। ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, बस ऐसे याद रखना है। तो इसको कहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे? जाहिर सी बात है डिस्क्लोजर पे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। मटेरियलिटी क्या कहता है कि जो हमारे थिंकिंग को मतलब कि चेंज कर दे, है ना। जो भी अकाउंटेंट, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी है, जो हमारे इसे को क्या करेंगे, तो मटेरियल है कि नहीं। मटेरियलिटी का मतलब ये है कि अब 100 का ऊपर नीचे हो गया को कंपनी में, जो 100 करोड़ की कंपनी है उसमें 1000, 2000, 20,000, 50,000, 1 लाख कुछ माने नहीं रखता है, ठीक। एक ऐसा कंसेप्ट जो आपको पता नहीं है वो मटेरियलिटी कंसेप्ट में आएगा, मतलब कि मेजर पार्ट है। मान लीजिए 100 करोड़ की कंपनी है और उसने 5 करोड़ का कुछ ऐसा कर दिया है जिसमें जो कंपनी को डिस्क्लोज करना चाहिए, तो ये मटेरियल कंसेप्ट बताता है कि ये मटेरियल चीज़ था, इसको आपको डिस्क्लोज करना है। कंसिस्टेंसी का आपको क्या मतलब है कि रेगुलर बेसिस पे आपको, है ना, चीज़ फॉलो करना है। जैसे इस साल हम जो मेथड लगाते हैं, जैसे SLM से यूज़ कर रहे हैं तो SLM ही यूज़ करेंगे। WDP अगर डेप्रिसिएशन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो WDP। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, ऐसा नहीं कि एक साल कर लिया फिर अगले साल के लिए भूल गया। डिस्क्लोज करना है। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे है, तो हम ये आगे डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म। देखिए अगला ही क्वेश्चन है, ये कौन सा ऐसा क्वेश्चन मतलब है, कंसेप्ट नीचे दिया गया कि नॉट, इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है बच्चे, ठीक है। नॉट रिलेटेड टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट क्या कहता है, पहले ये जान लीजिए। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ये कहता है कि अगर हमको फ्यूचर में पता है कि मेरा नुकसान होने वाला है, तो उस लॉस के अगेंस्ट में हम प्रोविज़न पहले बना लेंगे, है ना। अगर हमको पता है कि कोई नॉन लायबिलिटीज़ है, उसके अगेंस्ट में पहले प्रोविज़न बना लेंगे, ठीक। और हमको पता है कि हम फ्यूचर में हमको प्रॉफिट होने वाला है, तो एंटीसिपेटेड प्रॉफिट को पहले भी कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन नॉन लायबिलिटीज़ के लिए पहले हम क्या बना लेंगे, प्रोविज़न बना लेंगे। यही कंसेप्ट कहता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब कौन सा प्रोविज़न ऐसा है जो इसमें फॉल नहीं करता है? देखिए, मेकिंग प्रोविज़न फॉर द डाउटफुल डेट्स क्या होता है, जो हमारे पैसे नहीं मिलेंगे, हो सकता है फ्यूचर में, या फिर हमने डिस्काउंट दे दिए, है ना। एंटीसिपेटेड एक्चुअल बैड डेट्स और डिस्काउंट हो गया, तो ये तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट फॉलो करता है, बिल्कुल। चेंजिंग स्मॉल कैपिटल आइटम्स इन रेवेन्यू। स्मॉल कैपिटल आइटम को रेवेन्यू में चेंज करने का कोई मतलब नहीं है, इस कन्वेंशन का कोई लेना देना नहीं। अडॉप्टिंग रिटन डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन एज ए स्ट्रेट लाइन मेथड। WDP से SLM पे ये होते हैं, तो ये कौन सा इसको ये इफेक्ट कर रहा है, कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं कर रहा है ना। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, ना कि कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूशन ऑफ स्टॉक एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज हायर नहीं होगा, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर होगा, वो उस चीज़ को कंसेप्ट को ये बताता है। वैसे इसके लिए वैल्यूशन ऑफ स्टॉक के लिए, है ना, इन्वेंट्री वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री में ये AS फॉलो करता है, AS2, है ना। पहला है डिस्क्लोजर, दूसरा AS2, तीसरा है AS2, तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। इसी टाइप से ये काम चलता रहता है, ठीक। आगे है 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे मैच द फॉलोइंग स्टैंडर्ड ICI, जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को क्या करना, मैच करना। देखिए AS1 क्या कहता है, डिस्क्लोजर, AS2 वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, और AS9 क्या कहता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में डिस्कस करता है। तो वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री, है ना, मैच कर लीजिएगा। मैच करने के अकॉर्डिंग ये क्या है, वैल्यूशन इन्वेंट्री AS2 है, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या है, AS9 है। अकाउंटिंग फॉर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग क्या, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग क्या है, AS1, ठीक है। तो इस कौन है इस टाइप से, फर्स्ट का कौन सा मैच कर रहा है, फर्स्ट ही मैच कर रहा है, ठीक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बड़ी तसल्ली से क्वेश्चन करना है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा डिले हो रहा है तो आप इसको 1.25 पे या 1.5 पे
स्पीड करके देख सकते हो, क्योंकि हमें पूरा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, है ना, जितने भी क्वेश्चन डेली बेसिस पे या वीक में हम एटलीस्ट 3 डेज तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, है ना, फैला दो। नौकरी चाहिए तो ये क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएंगे, अकाउंटिंग के क्वेश्चन है, अकाउंट्स के जो आपके सिलेबस हैं यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे, ऑन 31st March 2013 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एक्स वाज 3,50,000, है ना, एंड 31st March डिस्ट्रॉय बाय द फायर, फायर से डिस्ट्रॉय होगा। द कंपनी क्लोज द अकाउंट 31st March, ठीक। इफ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी 31st March 2013 वाज फाइनलाइज 25th April 2013, देन बैलेंस शीट विल बी शो द क्लोजिंग स्टॉक। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि आपके बैलेंस शीट में इतना था, डिस्ट्रॉय इतना का पार्ट हो गया, तो आपसे ये कह रहा है कि 31st मार्च इतना आपने दिखा चुके थे, तो आपको ये कह रहा है 31st मार्च 2013 को फाइनलाइज जब होगा तो 25 अप्रैल 2013 को बैलेंस शीट में कितना क्लोजिंग स्टॉक शो करेगा, आपसे ये पूछ रहा है। जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए। 3,45,000 विथ नो मेंशन ऑन फायर, क्योंकि पता नहीं था। सिंपल सा लॉजिक। फायर कब हुआ लगा? 1 अप्रैल को, क्योंकि हमने 31st मार्च को ही अकाउंट क्या कर दिया था, क्लोज। तो जो हम क्लोज कर दिया था उसके लिए तो ऑलरेडी हम फाइनल अकाउंट बना चुके होंगे, फाइनल अकाउंट बन चुका होगा। ये हुआ कब है? 1 अप्रैल 2013 को, है ना। जबकि इसकी रिपोर्टिंग कब हो रही है? रिपोर्टिंग हमेशा नेक्स्ट मंथ में होती है, अप्रैल में ही होती है, 25 को। तो इसके कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर ही चेंज हो गया। ये फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। फाइनेंशियल ईयर मेरा कब से कब तक चलता है? फाइनेंशियल ईयर मेरा चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, इस तरह से चलता है, ठीक। तो ये जब 1 अप्रैल में हुआ तो इस साल नहीं रिकॉर्ड होगा ना, ये अगले साल में माना जाएगा। इसका जो भी क्लेम होगा, जो भी इससे सेटल होगा, या फिर जितना माइनस करके लिखेंगे, ये अगले साल के सीजन में आएगा। इस साल में हमको कुछ नहीं पता। नो मेंशन ऑन फायर, इसको मेंशन ही नहीं करना, क्योंकि 31 मार्च से पहले पहले वाले फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हुआ ही नहीं है। इज़ द राइट आंसर। देख रहे हैं कितने आसान क्वेश्चन है, और इसमें आप उलझ के रह जाएंगे अगर सही से अगर स्टडी नहीं किया तो। कह रहा है नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग, देयर इज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट का एक पोर्टफोलियो है 31 मार्च इतना। कह रहा है कि 8% डिवेंचर एक्स लिमिटेड कंपनी के इतने हैं, इंटरेस्ट पेबल 31 मार्च एज ऑन 30 सितंबर है। 7% डिवेंचर ऑफ द वाइल कंपनी लिमिटेड 4,000 इंटरेस्ट पेबल ऑन 5 जून एंड 31 दिसंबर। एंड जेट कंपनी लिमिटेड इतना 9% इंटरेस्ट पेबल ऑन द 31st। कह रहा है कि टोटल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, तो इसी कैलकुलेशन है। आपको हमेशा फाइनल वैल्यू पे हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, दोनों को सम अप करना पड़ेगा। सम अप करने के बाद आप फाइनल कर सकते हैं कितना आएगा, ठीक है। तो इसमें आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, वैसे 1000 के करीब आएगा। तो 1000 से रिलेटेड कौन आ रहा है? 31st 6000 का 3% 8%, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, 1025 ही आएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर कोई आंसर गलत होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अपना सॉल्यूशन भी उसमें भेजिएगा, फिर उसको मैं करेक्ट कर लूँगा। वैसे मैं जो भी करा रहा हूँ 100% अपने तरफ से एक्यूरेसी 100% दे रहा हूँ, और करेक्ट ही होगा। चलिए, फिर अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट इन द रेस्पेक्ट ऑफ गोइंग कंसर्न कन्वेंशन, है ना। टोटल 11 कन्वेंशन है, 11 कन्वेंशन में से ये गोइंग कंसर्न, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन से लिया गया। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशन में गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी और एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है। तो गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट क्या कहता है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी आपका बिजनेस है ना, इसका आपका इंटेंशन ही नहीं हो कि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में इसको क्या करने वाले हो, बंद करने वाले हो, चलता रहे। किसी की भी सपोज डैट पार्टनरशिप में क्या होता था, पार्टनर की डेथ हो गई तो इन फ्यूचर क्या होगा, हम उसको क्या कर देंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे, है ना। लेकिन जब भी ये कंपनी के एस्पेक्ट में हम सोचते हैं कि किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या किसी की भी डेथ हो जाती है, तो ये रुकने वाला नहीं है, ये हमेशा क्या है, चल रहेगा। गोइंग कंसर्न का मतलब ही क्या है कि ये कंसेप्ट ही है कि ये अनटिल अनलेस ये कंटिन्यूसली चलता रहे, किसी का आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़े, तो ये गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट करता है। अब इसी से रिलेटेड अब देख लेते हैं कि कौन सा कंसेप्ट इससे रिलेटेड है। द
द इंटरप्राइज इज नॉट गोइंग टू टर्मिनेट द ऑपरेशन इन द पीरियड अहेड, ठीक है। द इंटरप्राइज में गो आउट द बिजनेस द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। द इंटरप्राइज में नॉट डाइवर्सिफाई ऑपरेशन। द इंटरप्राइजेज में नॉट रीवैल्यू रीअसेस ड्यूरिंग द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। क्या लगता है, जल्दी से बताइए। पहला ही आंसर। द इंटरप्राइज इज नॉट गोइंग टू टर्मिनेट इट्स ऑपरेशन इट्स पीरियड अहेड। पीरियड अहेड में टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। गोइंग कंसर्न कंटिन्यूसली ये चलता रहे, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इन द इंटरप्राइज में गो आउट द बिजनेस, गो आउट मतलब बंद करने वाले हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, तो गलत। द इंटरप्राइज में नॉट डाइवर्सिफिकेशन से कोई लेना देना है ही नहीं इसका, गोइंग कंसर्न का। द इंटरप्राइज में नॉट वैल्यू ऑफ एसेट ड्यूरिंग, इसका कह रहा है कि वैल्यूएशन नहीं करेंगे, इस सबसे कोई लेना देना नहीं। इसके अगेंस्ट में दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी है, असेसमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इससे तो गोइंग कंसर्न ये पहला ही है कि नॉट गोइंग टू टर्मिनेट, हम अपने बिजनेस को टर्मिनेट नहीं करेंगे, है ना। ऑपरेशन मतलब अकाउंटिंग ईयर, जो भी अकाउंटिंग ईयर चल रहा होगा, ठीक। देखिए थोड़ी सी वीडियो लंबी बन जा रही है, इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन तो हर इसमें शेयर करेंगे। टारगेट रहेगा 15 क्वेश्चन का या 20 क्वेश्चन का, है ना, लेकिन एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो किसी भी इसमें जिस दिन भी हम शेयर करेंगे 10 से कम नहीं करेंगे शेयर, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है मेरा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसिडर करना है, कह रहा है कंटिन्यूस इवेल्यूशन ऑफ द रिलेवेंस जनरली एक्सेप्टेड, है ना, प्रिंसिपल रिक्वायर्ड, कैप की बात कर रहा है, बिकॉज दे आर everlasting operating realize the environment is in which business operate under the goes constant charges. The business enterprises can develop financial statement of value and users. Reality of the social, economic and legal framework have to be considered by professional accountant, ठीक। तो अब इसमें से कौन सा आपको लग रहा है प्रिंसिपल रेलेवेंस, जो है रेलेवेंस वाला कंसेप्ट को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर का 4, 9 का 4। कह रहा है रियलिटी ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड लीगल फ्रेमवर्क हैव टू बी कंसीडर बाय द प्रोफेशनल अकाउंटेंट। कह रहा है कि कंटिन्यूस इवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है, ऑफ रेलेवेंस जनरली, गैप जो फॉलो कर रहा है, जिसमें आपको जो बंदा को आपने हायर कर रखा है वो क्या हो, प्रोफेशनलिज्म हो, प्रोफेशनल हो। तो फॉर प्रोफेशनल हम मानते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को, ऑडिटिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, सब सारी चीज़ों के लिए हम प्रोफेशनल मानते हैं। तो ये ही क्या करेगा, इसका क्या करेगा, ऑडिट करेगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 मेरा क्या करा, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट मेरा करेक्ट है। ओ सॉरी, नॉट, हमने सोचा कि नॉट एक्सेप्टेड है, गलत हो गया। एक ही ये थोड़ी ना है, ये भी तो होगा, पहला भी तो है। दे आर एवरलास्टिंग ऑपरेटिंग रिलेटिव, हाँ 4 हो जाएगा, 4, मैंने सिर्फ 4 को ही देख लिया था, ठीक है ना। तो 9 का हो जाएगा 1 और 4, 1 और 4 देखिए किस में है, तो ये डी वाले पार्ट में है, तो 9 का हो जाएगा डी। चलिए ऑपरेटिंग एवरलास्टिंग ऑपरेटिंग रियलिटीज़ को भी तो बताता है ये चीज़, ठीक है, ओके। 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू अंडरस्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट किससे नहीं होता, चलिए ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जाहिर सी बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो जाहिर सी बात आपकी क्या होगी, प्रॉफिट कम होकर आ जाएगी, तो ये वाला तो होगा ही नहीं। एमोटाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस एसेट, एमोटाइजेशन ही लगता है, जैसे डेप्रिसिएशन लगता है ना फिक्स्ड एसेट पे, तो ये एमोटाइजेशन लगता है, फिक्टिशियस एसेट पे नहीं लगता है, ये इंटेंजिबल एसेट पे लगता है। और टेंजिबल एसेट पे जो लगता है डेप्रिसिएशन, उसको बोलता है, जिसकी वैल्यू में कमी आती है उसको बोलता है डेप्रिसिएशन।
ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कंसिडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें कौन सा ऐसा है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? ठीक, एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। रिपेयर्स एंड गियर बॉक्स इन कार हैज इन्हांस द ऑपरेशनल लाइफ, उसकी लाइफ में इंक्रीमेंट, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। इसके रिगार्डिंग ठीक, ये भी नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ सी, कंप्लीट द ओवरऑल मशीन स्पेंडिंग अराउंड 20% ऑफ वैल्यू। मशीन के 20% वैल्यू को हमने क्या है खर्च किया है, तो इसको हम कैपिटल नेचर मानेंगे या एक्सपेंडिचर नेचर, रेवेन्यू नेचर। चेंजिंग द स्मॉल कंपोनेंट ऑफ मशीन मेंटेन इट्स ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को ही चेंज कर दे रहा है, तो क्या हम इसको मान पाएंगे? नहीं। तो इसमें मेरा आंसर क्या हो जाएगा? चेंजिंग ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ ए मशीन टू मेंटेन इट्स ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 11 का डी हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये सब एफिशिएंसी क्या कर रहा है ना, ये तो कंपोनेंट का पार्ट हो गया ना। ओवरऑल ऑफ मशीन का स्पेंडिंग क्या है? 20% ऑफ इस वैल्यू का इतना क्या है? क्लियर नहीं है। रिपेयर किया है लेकिन उसकी एफिशिएंसी में बढ़ाव आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर मेथड होगा। वन ऑफ द आइटम इज कंसीडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा नेचर है ये, है ना, एक्सपेंडिचर वे ऑफ, ये इससे भी क्या होगा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ये भी कैपिटल, ये हो गया स्मॉल कंपोनेंट, है ना, और मशीन टू मेंटेन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, है ना। ठीक है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए चीज़ें आ रही है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे के कुछ क्वेश्चन आप लोग को करके रखने हैं, है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके कुछ क्वेश्चन आप खुद से करके रखिएगा। तो मेरा ये टोटल हो जाएगा कवर अप यहाँ तक, है ना, हो जाएगा। फिर मैं आगे कंटिन्यूअसली इसको कंटिन्यू करूँगा, है ना। ठीक, अगली क्लास में मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और डेली कम से कम एटलीस्ट 10 मैक्सिमम 25 एक क्लास में मैं कवर अप कराऊँगा। ये पहली क्लास है, आप लोग कैसा रिस्पांस देते हैं उसी हिसाब से मैं डेली बेसिस पे या वीक में 3 डेज़ तो कंपलसरी है, मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा, है ना। और बाकी ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क में करेंगे, इसको करके रखेंगे। अगर नहीं हो पाएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं बताऊँगा आपको, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आप लोग को, ठीक है। तो इतना करके रखिएगा, ठीक। ये कुछ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इससे क्या होगा कि जल्दी हम कवर अप कर लेंगे। कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे। 5-7 क्वेश्चन आप होमवर्क में भी करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम जो इसमें अभी सीरीज चला रहे हैं 1000 क्वेश्चन का सीरीज ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो कैसा लगा क्लास, है ना, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो क्वेश्चन ये दे रखे हैं सामने, इसको आपको खुद से करना है और इसका आंसर मैसेज में, मतलब आपको रिप्लाई कैसे करना है, मतलब 12 का मान लीजिए ए है या बी है जो भी है, तो 12 का ए, 12 का बी, इस तरह से 13 का सी, है ना। 20 का अगर डी है तो डी कर दीजिएगा, जो भी होगा अपने अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करके रखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये 22 तक, ठीक है। उसके बाद अगली क्लास में जो बच्चों का कमेंट रहेगा, जो लगेगा कि जितना ज़्यादा है, जो बच्चे ने गलत आंसर दिए लेकिन कुछ गलत हो गया, तो उसको मैं यहाँ पे कवर अप कराऊँगा। कवर अप कराते हुए फिर मैं आगे डिस्कस करता रहूँगा, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, फर्स्ट डे था, कम क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारी इफ़िशियंसी और ये स्टार्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, इससे आपको आइडिया लगेगा एक्चुअल में हमको किस एरिया पे कितना मेहनत करना है ना। तो सबसे पहले मैंने अकाउंटिंग का ही लिया है, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे क्या है अकाउंट से ही भरे हैं, है ना। जो अभी STET का था, STET का जो फॉर्म भरे हैं, STET वाला, है ना, तो STET वाले में मैक्सिमम बच्चे अकाउंटिंग के बने हैं, कुछ बच्चे बिजनेस स्टडी से बने हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर से भी बने हुए, लेकिन ये आएंगे काम सबको। अकाउंटिंग वाले के लिए तो बहुत बढ़िया, बिजनेस स्टडीज़ वाले भी देखेंगे, आगे वाले क्वेश्चन आए, बिजनेस स्टडीज़ के भी आएंगे, सब क्वेश्चन हमने यहाँ पे
पीजीटी कॉमर्स की बात जहाँ तक होगी, है ना, तो ये हर जगह ये क्वेश्चन आते जाते रहेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके बाय।